Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Again we are with this UET, EVS, PYQs, that is lecture number 14. So आज का जो लेक्चर रहेगा वो 14वां लेक्चर रहेगा और 14 लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं असर्शन रीजनिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस आए थे, असर्शन एंड रीजनिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों के काफी हद तक डाउटफुल रहते हैं बच्चे इस क्वेश्चंस में। देखो इसमें अगर प्योर साइंस नहीं समझ में आएगा, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड तो नहीं बना पाओगे, ये निश्चित है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार होना जरूरत है कि एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चंस भी बनाने आने चाहिए। ठीक है, जून का एग्जाम तो फिक्स हो चुका है और बहुत जल्द जून का एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप कर लिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी डिटेल्स मटेरियल्स वगैरह की बातें नहीं की हैं आपने, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इन दी कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि हम असर्शन रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, तो असर्शन दिया होगा एक स्टेटमेंट और उसका एक रीजन दिया होगा। आपको इनमें से सही गलत कौन सा है या तो दोनों ही सही है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी इसको बना पाओगे। अगर आपको डीप साइंसेस नहीं पता होंगे तो इन क्वेश्चंस को बनाना मुश्किल है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि असर्शन ए, वो बोलता है वी एज ए ग्लोबल सिटीजन नीड टू प्रोटेक्ट द अंटार्कटिका ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक की बात कर रहे हैं। तो अंटार्कटिक कहाँ पे है? साउथ में। ठीक है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में निचला जो हिस्सा है साउथ पोल के पास, वो तुम्हारा अंटार्कटिक है। क्लियर, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो समझ में आता है। फिर बोलता है कि रीजन क्या है कि इफ द अंटार्कटिका ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स मेल्ट कंप्लीटली, द सी लेवल राइज वुड बी सो हाई दैट मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट विल बी सबमर्ज। ये भी सही बात है भाई। अगर पूरा का पूरा आइस कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे तो उसमें से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा वो करेगा क्या? वो आसपास के जितने भी ओशंस हैं उनके सी लेवल को राइज करेगा। जैसे ही राइज करेगा तुम्हारा कंटिनेंट, जितने भी कोस्टल सिटीज है वो सब तो सबमर्ज्ड हो ही जाएंगे। ये कोई गलत स्टेटमेंट तो है नहीं, ये सही स्टेटमेंट है। इसलिए बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही इसका आंसर है। करेक्ट। अगर हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन पोल्यूटर्स डू नॉट कट द इमिशंस मोर एग्रेसिवली। मतलब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कंटेनिंग चीजों को ज्यादा एमिट कर रहे हो, कोई भी कंट्री, ठीक है, अगर इस पे ये रोक टोक नहीं लगाएंगे तो अंटार्कटिका आइस शीट्स जो है वो उनकी जो मेल्टिंग होगी वो स्पीड अप हो जाएगी or dramatically around the middle of this country, triggering the rapid unstoppable sea level rise for hundred of years to come। बहुत ज्यादा सी लेवल राइज होगा। ठीक है, द हल्किंग मास एट द बॉटम ऑफ द अर्थ इज द होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड आइस रिजर्वर। if the Antarctica entire ice sheet were to be melt, it could raise the sea level by nearly 190 फीट। बाप रे, इतना ज्यादा! 190 फीट अगर जाएगा, more than 9 times as much as the Greenland could potentially contribute। एक ग्रीनलैंड एक छोटा सा देश है जो कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है, क्लोज टू डेनमार्क, उसके 9 टाइम्स अमाउंट है पोटेंशियल किसका? अंटार्कटिका का। ठीक है, तो ये खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। तो इस बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही इजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये क्वेश्चंस जो भी आए थे ये इजी थे। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये तो तुम्हारे अंटार्कटिका आइस शीट्स की पिक्चर्स हैं, तुम देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे रैपिड मेल्टिंग शो हो रही है। ठीक है, हाँ रैपिड मेल्टिंग हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो अंटार्कटिका आइस शीट्स में जो तुम्हारा क्या मेल्टिंग दिखता है, उसमें होता क्या है कि जो चर्न चर्न मतलब एक छोटा छोटा हिस्सा, ग्लेशियर आइस कैप से छोटे छोटे हिस्से क्या होते हैं, वो फ्लोट करते हैं, इनसे बाहर निकल के फ्लोट करते हैं कहाँ पे? तुम्हारे ओशन रीजन्स में। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? कैल्विंग इफेक्ट। कैल्विंग, ठीक है, याद रखना, इसको हम कैल्विंग इफेक्ट बोलते हैं। करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि गिवन आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। अगेन वही है,
कहानी बोलता है कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, ये कतई सही नहीं है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है, पैन जिसको बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग इज टेक्निकली ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट दो इट्स फॉर्मेशन बिगिंस विद द प्राइमरी पोल्यूटेंट। Nitrogen oxides or VOCs are the two major pollutant which refers to the air pollutant emitted directly from the sources. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड VOCs जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो मिलके इस फोटोकेमिकल स्मोक को बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। और फिर बात आती है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो फॉर्म्ड होता है कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मेनली कंसिस्टिंग ऑफ ओजोन, पेरोक्साइड नाइट्रेट एंड नॉक्स। तो इसका भी जो आंसर था कि इट इज फॉर्म्ड इन द ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए स्टेटमेंट गलत है, तो ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यही तुम्हारा डी आंसर है, ए करेक्ट नहीं है और आर करेक्ट है, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उसका फॉर्मेशन होता ही है। ठीक है, ड्यू टू हाई ट्रैफिक, ठीक है, जिसमें से नॉक्स वगैरह निकलते हैं। क्लियर है? तो सेकंड जो स्टेटमेंट था, इट इज फॉर्म्ड इन ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज वेयर द कंडीशंस आर वार्म एंड इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज मोर, ये स्टेटमेंट जो है 100% करेक्ट है। इस वजह से इसका आंसर जो था ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट था। क्लियर? चलो, ये तुम्हारा पिक्चर है, फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बन रहा है, तुम्हारा नॉक्स और VOCs, ठीक है, ओजोन, फिर पैन बना के फिर वापस आ रहा है। तो इस चीज के बारे में तुमको आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। क्लियर? थोड़ा और डिटेल में चलते हैं तो तुम यहाँ पे रिएक्शंस देख सकते हो। NO2 जो एक नॉक्स का पार्ट है वो यूवी रेडिएशन के साथ फोटोलाइसिस होता है, जिसमें कि NO और O बनता है। देन ये O अगेन रिएक्ट करता है O2 के साथ, ओजोन बनाता है। ओजोन सो फॉर्म्ड ऑक्सीडाइज्ड NO टू NO2 प्लस O2। ठीक है, ओजोन फिर तुम्हारा NO के साथ रिएक्ट करके NO2 O2 बनाता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे O जो मौजूद है वो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके RCO मॉलिक्यूल बनाएगा, RCO3 बनेगा। RCO3 अगेन हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा CH2O बनाएगा, कीटोन्स बनाएगा। देन RCO3 फिर O2 के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा ओजोन रिलीज करेगा, RCO3 नॉक्स के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाएगा एंड RCO3 NO2 के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा पैन बनाएगा, जो तुम्हारा फोटोकेमिकल स्मॉग का पोर्शन है। क्यों? पैन कंस्टिट्यूट्स द फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, एंटायर रिएक्शन, दिट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिमेंबर कर लेते हो, लिख लेते हो कॉपी में, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा ये सारे क्वेश्चंस। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि OH रेडिकल प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री ऑफ एंड फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन। ठीक है, सही बात है, because OH is a rapid radical transformed to HO2 by reacting CO and VOCs. HO2 in turn react with NO and provides NO2. NO2 photolyze into O3 in the presence of sunlight. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी 100% करेक्ट है, इनमें कोई बदलाव है नहीं, ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। चलो थोड़ा इसका फिगर देखते हैं कि क्या बताना चाहता है। पहले जैसे कि हम बात करते हैं, पहले तुम्हारा ओजोन जो है वो रिएक्ट करता है यूवी और वाटर के प्रेजेंस में और OH रेडिकल निकाल के देगा। क्लियर है? ये OH रेडिकल फिर NO2 के प्रेजेंस में तुम्हारा HNO3 बना सकता है। ठीक है, ये OH रेडिकल CO के साथ रिएक्ट करके HO2 बनाएगा, जो कि हम देख रहे थे, CO के साथ रिएक्ट करके और VOCs के साथ रिएक्ट करके ये HO2 वाला मॉलिक्यूल बना रहा है। ये सेकंड स्टेटमेंट जो है 100% करेक्ट है इस वजह से। ठीक है, फिर क्या होता है कि HO2 इन टर्न्स, ठीक है, अगर HO2 की बात करें, ये NO के साथ रिएक्ट करे, NO और ओजोन के साथ प्रोवाइड करके ये क्या करता है, ओजोन को NO2 में कन्वर्ट कर देता है। ये NO2 अगेन क्या करता है, तुम्हारा ओजोन को बनाता है, यूवी लाइट और O2 के प्रेजेंस में ये ओजोन को कन्वर्ट करता है ओजोन में। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें जो लास्ट स्टेटमेंट है वो ये कवर कर रहा है, थर्ड स्टेटमेंट ये कवर कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट जो रीजन का जो पार्ट है ये सेकंड स्टेटमेंट कवर कर रहा है, और OH रेडिकल जो है तुम्हारा डिस्ट्रक्शन में काम आ रहा है ओजोन के, वो भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि OH रहेगा तो वो डिस्ट्रक्शन करेगा ही करेगा, इसमें कोई बड़ी दोहराए नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट था, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इट इज करेक्ट। ठीक है, ये रिएक्शंस अगर तुम पढ़ोगे, ये साइकिल पढ़ोगे रिएक्शंस का, तो ये आंसर भी आपका बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ बड़ा चीज नहीं था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बात करता है कि इन ए रिवर स्ट्रीम, ठीक है, ए कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट लोकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सीवेज मिक्सिंग द स्ट्रीम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज stream decreases. The maximum deficit of the dissolved oxygen does not occur at a mixing point of stream
and sewage but at a certain distance from the mixing point in down the stream directions। ठीक है, बोलता है कि ये तुम्हारा एक नाली का पानी ऐसे आके मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, और जो स्ट्रीम है वो तुम्हारा इधर बहते हुए जा रही है, ठीक है, जबकि नाली का पानी जो है वो भी यहाँ पे मिल रहा है, वो भी बहते हुए जा रहा है, बट तुम्हारा जो बीओडी का लेवल होगा, मतलब डिजोल्व डीओ का लेवल होगा, वो यहाँ डाउन होगा, यहाँ डाउन नहीं होगा, यहाँ डाउन नहीं होगा, यहाँ अभी भी हाई रहेगा बट थोड़ा नीचे जाके वो डाउन होगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट लेकिन डीओ सीवेज के मिक्सिंग से तुम्हारा डीओ डिक्रीज करता है, बट ऐसा क्यों, फिर बात करते हैं। तो बोलता है कि व्हेन अ सीवेज हैविंग ए बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर रिलीज्ड इनटू द वाटर, द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर consume a lot of oxygen to decompose the sewage. As a result, there would be a sharp decline in the dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge and biological oxygen demand would increase। ये बहुत ही सिंपल है, डीओ घटेगा तो बीओडी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वो सीवेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर लेके आ रहा है जिसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बट द प्रेजेंस ऑफ सीवेज कॉजेस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट मतलब क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा इन वाटर व्हिच कॉजेस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एंड फ्री फ्लोटिंग algae called algae bloom। algal bloom होता है, algal bloom cause deterioration of the water quality and fish mortality। ये बहुत ही सिंपल है, तो इसका भी बोथ 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट था, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तत्कालीन रूप से यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग जहाँ होता है फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर में नहीं होगा, थोड़ा नीचे जाके ही होगा, ये सच बात है, क्योंकि यहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डाउन स्ट्रीम में ही तुम्हारा डीओ लेवल डाउन होता है। अपस्ट्रीम में जहाँ पे पॉइंट ऑफ मिक्सिंग है वहां पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे पानी का फ्लो ज्यादा है, तो वहां पे स्टेबल वाटर नहीं होने की वजह से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिग्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा डाउन जाके डिग्रेड करेंगे। क्लियर है, ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां कैसे रहेंगे, पानी का फ्लो आ रहा है बार बार, टर्बिडिटी बढ़ रही है वहां पे सीवेज के पास जहाँ पे मीट कर रहा है वो वाटर बॉडीज को। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि डीनाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है वो एक अनडिजायरेबल प्रोसेस है फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सही बोलता है यार, अगर तुम डीनाइट्रिफिकेशन कर दोगे तो नाइट्रोजन साइकिल का जो नाइट्रोजन है जो कि सॉइल में मौजूद है नाइट्रेट के फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस में एंड लॉस्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर को, जो कि खतरनाक है तुम्हारे प्लांट स्पीसीज के लिए, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसका भी आंसर ये सही था। तो ये क्या बोलता है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया स्पीसीज लाइक तुम्हारा क्लोस्ट्रिडियम एंड सुडोमोनास। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द डीनाइट्रिफिकेशन में देखो क्या हो रहा है कि जो नाइट्रेट मौजूद था वो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 वाटर के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा NO2 बना देता है, नाइट्रोजन गैस बना देता है, और 6 वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, 6 वाटर मॉलिक्यूल बना जाता है, तो ये क्या है, ये खतरनाक है। दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हार्म कर ही रहा है तुम्हारे प्रोसेस को, क्योंकि नाइट्रेट नहीं रहेगा सॉइल में तो तुम्हारा कैसे ग्रोथ करेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ही नहीं प्लांट्स को, तो ग्रोथ का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इसके वजह से भी। तो ये भी एक रीजन है कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर भी ए था। ठीक है, आई होप कि सारे क्वेश्चंस जो थे काफी हद तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है दे कैन कमेंट इन दी क्या बोलते हो, कमेंट्स पे आप पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके नंबर ढूंढ के उसमें भी पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट्स वगैरह हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। हैव ए नाइस डे।